पिछले पार्ट यानी प्रोलॉग में हमने देखा था कि डोगजा की फेवरेट नॉवल 3 वेज टू सर्वाइव इन अ रूइंड वर्ल्ड फाइनली ख़त्म हो गई थी। 10 साल तक एक ही रीडर होने के बाद उसने ऑथर से बात की। ऑथर ने उसे एक मिस्टीरियस गिफ्ट भेजने का प्रॉमिस किया, लेकिन डोगजा को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो गिफ्ट उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाला था। और अब हम पहुंच चुके उस मोमेंट पर जहां से ऑमनिशियंट रीडर व्यू पॉइंट की असली स्टोरी शुरू होती है। सबसे पहले हमें किम डोगजा के नाम के बारे में पता चलता है। जब वो किसी से मिलता है वो अपना इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से देता है, मैं डोगजा हूँ। और हर बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कोरियन लैंग्वेज में डोगजा का मतलब होता है ओनली चाइल्ड या फिर रीडर। ये एक ऐसा इंसान जो अकेला जीता है, इसीलिए लोग तुरंत पूछते हैं, ओ तुम ओनली चाइल्ड हो। और डोगजा हर बार एक्सप्लेन करता है, नहीं वो सिर्फ मेरा नाम है। उसके फादर ने उसका नाम इस उम्मीद से रखा था कि वो अकेला होकर भी स्ट्रांग बनेगा, लेकिन रियलिटी में वो सिर्फ अकेला ही रह गया। 28 साल का सिंगल, एवरेज जॉब एवरेज लाइफ और कोई खास अचीवमेंट नहीं। उसके लाइफ का सबसे एक्साइटिंग पार्ट था सबवे में नॉवल पढ़ना। ऑफिस से घर जाते वक्त हमेशा वो अपना फ़ोन निकालता और वेब नॉवल पढ़ने लगता। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है उसकी कलीग से, यो सांगा से। सांगा कंपनी की एचआर डिपार्टमेंट में काम करती थी। ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग और वो टाइप की पर्सन जिसे देखकर लगता है कि उसकी लाइफ परफेक्ट चल रही है। वो डोगजा के पास बैठ जाती है और कैजुअली बात करना शुरू करती है। शुरू में नॉर्मल ऑफिस कन्वर्सेशन होती है, लेकिन धीरे धीरे डोगजा रियलाइज़ करता है कि सांगा और उसके बीच कितना बड़ा डिफरेंस है। जब डोगजा सबवे में नॉवल पढ़ रहा था, जो सांगा स्पेनिश सीख रही थी। सोचो, एक बंदा कम्यूट के टाइम फैंटेसी नॉवल पढ़ रहा है और दूसरी तरफ एक लड़की फॉरेन लैंग्वेज सीख रही है ताकि फ्यूचर बेटर हो सके। ये कंपैरिजन डोगजा के दिमाग में इंस्टेंटली बैठ जाता है। और तब हमें उसके कैरेक्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी दिखाई देती है, वो खुद को अंडर एस्टिमेट करता है बहुत ज़्यादा। जब सांगा पूछती है तुम क्या पढ़ रहे हो, तो डोगजा सच बोलने से बचने लगता है। उसे वेब नॉवेल्स पढ़ने में शर्म आती है, इसलिए वो झूठ बोल देता है, बस एक फैंटेसी नॉवल है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसा। यो सांगा इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन ऑडियंस को पता था कि डोगजा झूठ बोल। और ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिखाता है कि सोसाइटी वेब नॉवल रीडर को कैसे देखती है। और डोगजा खुद भी अपने हॉबी को ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर पाता। फिर बात करियर पर आ जाती है। डोगजा कैजुअली मेंशन करता है कि उन्हें कंपनी ज्वाइन किए हुए 1 साल हो गया है, लेकिन तब उसे याद आता है कि सांगा को रिसेंटली प्रमोशन मिल चुकी है, अब वो परमानेंट एम्प्लॉय बन चुकी है, जबकि डोगजा अभी भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है और शायद कुछ ही टाइम में उसकी जॉब ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर डोगजा एक बहुत पेनफुल रियलाइजेशन करता है। वो सोचता है, जब मैं वेब नॉवेल्स पढ़ रहा था तब सांगा मेहनत कर रही थी, जब मैं अपनी फैंटेसीज वर्ल्ड में खोया हुआ था तब वो अपना फ्यूचर बिल्ड कर रही थी, और इसीलिए वो सक्सेसफुल है और मैं नहीं। ये मूवमेंट ओआरवी का सबसे रिलेटेबल मूवमेंट में से एक है, क्योंकि बहुत सारे लोग कभी ना कभी अपनी लाइफ को दूसरे से कंपेयर करते हैं, और एग्जैक्टली वही हमारा किम डोगजा भी कर रहा है। उसे लगता है कि वो सिर्फ एक साइड कैरेक्टर है, एक बैकग्राउंड एक्स्ट्रा, जबकि सांगा जैसे लोग नेचुरली प्रोटैगनिस्ट होते हैं। तभी उसकी नज़र सामने बैठे हुए एक छोटे बच्चे पर पड़ती है। बच्चे अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था, स्माइल कर रहा था, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल पीसफुल। और उस मोमेंट डोगजा के दिमाग में एक थॉट आता है, अगर मेरी लाइफ का जॉनरा अलग होता और अगर उसकी लाइफ रियलिज्म नहीं फैंटेसी होती, एडवेंचर होती, एक्शन होती, तो क्या वो प्रोटैगनिस्ट बन सकता था? ये क्वेश्चन पूरी ओआरवी सीरीज़ का फाउंडेशन है। फिर डोगजा एक लाइन बोलता है, उसके कैरेक्टर को परफेक्टली डिफाइन करता है। और रीडर की अपनी लाइफ होती है, यानी मैं प्रोटैगनिस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक रीडर हूँ जो दूसरों की स्टोरीज देखता है, दूसरों के एडवेंचर्स पढ़ता है, लेकिन खुद कभी सेंटर स्टेज पर नहीं आता। उस वक्त उसे बिल्कुल पता नहीं था कि कुछ ही मिनट्स में ये बात गलत प्रूव होने वाली थी। तभी उसके फ़ोन पर एक ईमेल आता है। सेंडर था वेज ऑफ सर्वाइवल का ऑथर। मेल में लिखा था, रीडर्स किम, मेरी नॉवल आज 7 बजे पेड हो जाएगी, गुड लक। और साथ में एक अटैचमेंट भी। ये वही मिस्टीरियस गिफ्ट था जिसका ऑथर मेंशन किया था, लेकिन उसे ओपन करने से पहले डोगजा का एक काम करना चाहता था। वो नॉवल की पेज जाकर ऑथर को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता था, लेकिन
जब वो सर्च करता है तो उसका दिल रुक जाता है। नॉवल गायब थी, पूरी की पूरी। ना चैप्टर्स, ना कमेंट्स, ना बोर्ड, ना आर्काइव। जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। डोगजा बार बार सर्च करता है लेकिन रिजल्ट सेम रहता है, नथिंग। और तब सब कुछ बदल जाता है। एकदम से सबवे की लाइट्स बंद हो जाती है, पूरा कंपार्टमेंट अंधेरे में डूब जाता है। ट्रेन वायलेंटली शेक करने लगती है, मेटल के घिसने की आवाज़ गूंजती है। लोग पैनिक करने लगते हैं, चीखने लगते हैं। सांगा डर डर कर डोगजा का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन सरप्राइजिंगली डोगजा काम रहता है। उसे लगता है कि शायद किसी ने ट्रेन के सामने जंप कर दिया होगा और कुछ सेकंड्स में नॉर्मल अनाउंसमेंट आ जाएगी। फिर सब ठीक हो जाएगा और सच में अनाउंसमेंट शुरू होती है। डूगजा कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, देखो मैंने कहा था सब नॉर्मल है। लेकिन अगले ही सेकंड स्पीकर से एक टेरिफाइड वॉइस सुनाई देती है, सब लोग भागो, भागो, बस इतना। और ब्रॉडकास्ट कट हो जाती है। पूरे ट्रेन में पैनिक फैल जाता है। लोग समझ ही नहीं पा रहे होते कि क्या हो रहा है। तभी ट्रेन के सामने एक ब्राइट फ्लैश नज़र आता है, कुछ अजीब सा डार्कनेस में से मूव कर रहा था। और एग्जैक्टली उसी मोमेंट डोगजा की नज़र क्लॉक पर पड़ती है। 7 PM, बिल्कुल वही टाइम जब नॉवल मोनेटाइज होने वाली थी, जब ऑथर ने गिफ्ट भेजा था और जब उसकी ऑर्डिनरी लाइफ ख़त्म होने वाली थी। उसके बाद एक मिस्टीरियस वॉइस पूरी दुनिया में गूंजती है, प्लानिटरी सिस्टम 8612 की फ्री सर्विस टर्मिनेट कर दी गई है। और फिर मेन सिनेरियो स्टार्ट हो चुका है। उस एक सेंटेंस के साथ ह्यूमैनिटी का नॉर्मल वर्ल्ड ख़त्म हो गया। ऑफिस वर्कर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रंस सब एक ही मूवमेंट में अननोन गेम के पार्टिसिपेंट बन गए। और किम डोगजा दुनिया का एक लौता इंसान जो जानता था कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि ये सब एग्जैक्टली उसी नॉवल की तरह शुरू हुआ था जिसे उसने 10 साल तक अकेला पढ़ा था। और इसी मोमेंट पर किम डोगजा एक सिंपल रीडर से अपनी खुद की स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट बनने वाला था। इमेजिन आप सबवे में घर जा रहे हो, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है और फिर अचानक एक छोटा सा क्रिएचर हवा में अपीयर हो जाता है। एक ऐसा क्रिएचर जो किसी गेम, एनिमे या फैंटेसी नॉवल से निकला हुआ लगता है। लेकिन किम डोगजा के लिए ये सिर्फ कोई रैंडम क्रिएचर नहीं था। उसने इसे पहले भी देखा था अपनी फेवरेट नॉवल में। और इसी मोमेंट उसके दिमाग में एक लाइन फ्लैश होती है, डोकेबी। जब वो पहली बार अपीयर हुआ था किसी ने उसे यही कहा था। डोगजा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है, क्योंकि उसके सामने जो हो रहा है वो एग्जैक्टली वही था जो उसने 3 वेज टू सर्वाइव इन अ रूइंड वर्ल्ड में पढ़ा था। नॉवल और रियलिटी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होने लगे थे। सबवे का दरवाज़ा खुलता है, लाइट वापस आ जाती है और सब लोग उस क्रिएचर को क्लियरली देख पाते हैं। उसके छोटे से सिंग थे, वो हवा में तैर रहा था। ना वो फेरी लग रहा था, ना एंजल और ना ही डीमन। और इसीलिए उसे डोकबी कहा जाता है। सांगा कंफ्यूज होकर बोलती है, डोकीबी। लेकिन किम डोगजा जानता है ये क्रिएचर कोई मजाक नहीं है। ये वही बीइंग थी जिसने नोवेल में हजारों लोगों की ट्रेजेडी की शुरुआत की थी। और सबसे डरावनी बात, डोगजा को पता था कि अब क्या होने वाला है। डोकीबी कुछ अजीब लैंग्वेज में बोलना शुरू करता है। कोई उसकी बात समझ नहीं पाता। लोग सोचते हैं कि शायद ये कोई ऑगमेंटेड रियलिटी इवेंट है या कोई प्रैंक या किसी टीवी शो की शूटिंग। लेकिन फिर अचानक उसकी लैंग्वेज कोरियन में कन्वर्ट हो जाती है और डोक को भी बोलता है, सब लोग शांत हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। जैसे ही लोग उसकी बात समझने लगते हैं, एक आदमी खड़ा हो जाता है, सूट पहना हुआ। शायद वो कोई स्ट्रगलिंग एक्टर है। वो गुस्से में चिल्लाता है, क्या बकवास चल रही है, मुझे ऑडिशन के लिए जाना है। डोके भी सिर्फ उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराता है। ट्रेन के अंदर सब लोग पैनिक करने लगते हैं। कोई कैप्टन को बुलाने की बात करता है, कोई पुलिस को कॉल करके। कोई सच सोच रहा था कि ये सब प्रैंक है। लेकिन किम डोगजा चुप था, क्योंकि वो जानता था ये प्रैंक नहीं है, ये एपोक्लिप्स की बिगिनिंग है। उसे सिर्फ एक चीज़ करनी थी, सांगा को रोकना। इसलिए वो उसका हाथ पकड़ कर कहता है, सांगा यहीं से मत उठना। सांगा शॉक में उसकी तरफ देखती है, लेकिन उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन देने का टाइम नहीं था, क्योंकि अगले ही सेकंड सब कुछ बदल गया। डोकोबी की आंखें लाल हो जाती है और फिर बूम, एक आवाज़ गूंजती है। सूट पहने हुए आदमी के फॉरहेड में से एक होल बन जाता है और वो वहीं मर जाता है। पूरी ट्रेन फ्रीज हो जाती है। किसी को समझ नहीं आता है क्यों, क्या हुआ। फिर डोकोबी दोबारा बोलता है, मैंने तुमसे पहले ही कह चुका था, शांत रहो। और फिर
एक और एक्सप्लोजन, एक और इंसान मर जाता है, फिर एक और एक और। जो भी प्रोटेस्ट कर रहा था, जो भी चिल्ला रहा था, जो भी ज़्यादा आवाज़ कर रहा था, सबके हेड्स एक्सप्लोड होने लगते हैं। कुछ ही सेकंड में सबवे एक ब्लड बाथ बन जाता है। लोगों के चेहरे पर खून, फ्लोर पे बॉडीज़ और हर तरफ साइलेंस। अब कोई नहीं बोल रहा था। अब सब समझ चुके थे कि ये गेम नहीं है, ये रियलिटी थी। डोके भी खुश होकर सबको देखता है, जैसे किसी सर्कस का होस्ट ऑडियंस को ऑब्जर्व कर रहा। फिर वो बोलता है, तुम लोग बहुत आराम की ज़िंदगी जी रहे थे। कभी सांस लेने के पैसे दिए, कभी खाने के भी पैसे दिए, कभी जिंदा रहने के असली प्राइस दिया तुम लोगों ने। लोग उसकी बात सुनकर और डर जाते हैं, क्योंकि अब तक जो लोग मर चुके थे वो इल्यूजन नहीं था, वो सच में मर गए थे। तभी एक आदमी हिम्मत करता है, कंपनी का फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड, हान म्यू होंग। वही आदमी जिसे ऑफिस में सब अवॉइड करते थे। वो अपना वॉलेट निकालता है और डोकेबी को पैसे ऑफर करता है। मैं तुम्हें जितना चाहो उतना पैसे दूंगा, बस हमें यहाँ से जाने दो। उसके पास आसपास के लोग उसे हीरो की तरह देखने लगते हैं, जैसे वो सबको बचा लेगा। लेकिन डोकेबी सिर्फ हंस देता है। पैसे, इंटरेस्टिंग, ये बस कागज़ का टुकड़ा है जिसे तुम लोग वैल्यू देते हो। अगले ही सेकंड हान के चेक्स हवा में से जलने लगते हैं। आग उन्हें पूरी तरह खा जाती है। डोकेबी की स्माइल और बड़ी हो जाती है। तुम्हारी दुनिया में इसका वैल्यू होगा, लेकिन मैक्रोकॉस्मो में नहीं। इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और फिर वार्निंग देता है, ऐसा दोबारा किया तो तुम्हारा हेड उड़ा दूंगा। हाँ, हन का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। अब सबको समझ आ गया था कि पैसे, पावर, स्टेटस, ऑफिस पोजीशन सब बेकार था। अब नए रूल्स चलने वाले थे। डोकर भी हवा में और ऊपर उड़ता है, उसके सिंग एंटेना की तरह चमकने लगते हैं। और तब एक नोटिफिकेशन पूरी ट्रेन में घुसती है, चैनल ओपन, कॉन्स्टिलेशन हैव एंटर्ड। सबके सामने एक ट्रांसपेरेंट विंडो अपीयर होती है, जैसे कोई आरपीजी गेम की शुरू हो गया हो। और फिर वो मैसेज आता है जो पूरी ह्यूमैनिटी की किस्मत बदल देता है। मेन सिनेरियो 1, प्रूफ योर वैल्यू, डिफ़िकल्टी लेवल एफ, टाइम लिमिट 30 मिनट्स, रिवॉर्ड 300 coins, फेलियर डेथ, क्लियर कंडीशन, किल एटलीस्ट वन लिविंग बीइंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म। ट्रेन के अंदर साइलेंस छा जाता है। लोगों को यकीन नहीं होता, उन्हें सरवाइव करने के लिए किसी को मारना होगा। एक लिविंग क्रिएचर को, कोई एनिमल या कोई इंसान, डोके भी धीरे से मुस्कुराता है और डिसअपेयर होने से पहले सिर्फ एक लाइन बोलता है, गुड लक एवरीवन, मुझे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी दिखाना। और इसी के साथ ह्यूमैनिटी का पहला सिनारियो ऑफिशियली शुरू होता है। डोकबी के डिसअपियर होते ही सबवे के अंदर कंप्लीट क्योस मच गया। कुछ लोग ट्रेन के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग पुलिस को कॉल कर रहे थे, और कुछ लोग शॉक में बस चुपचाप बैठे हुए थे। सांगा भी बार बार पुलिस को कॉल कर रही थी, लेकिन हर बार एक ही रिजल्ट आ रहा था, नो रिस्पॉन्स। उसकी आवाज़ काँप रही थी, पुलिस फ़ोन नहीं उठा रही, अब हम क्या करें। लेकिन किम डोकजा सरप्राइजिंगली काम था, या कम से कम वो बाहर से काम दिख रहा था। अंदर से उसका दिमाग भी उतना ही हिल चुका था, क्योंकि जो कुछ भी सामने दिख हो रहा था वो सब उस नॉवल का हिस्सा था जो उसने 10 साल तक पढ़ा था। डोकजा सांगा की आंखों में देखता है और कहता है, सांगा, सोचो तुम किसी गेम के अंदर हो। सांगा कंफ्यूज हो जाती है। गेम? डोकजा सिर्फ एक बात कहता है, मेरी बात मान लो, जो बोलूँ वही करो, अभी के लिए बस यही बैठे रहो। सांगा धीरे से सर हिला देती है, और तब डोकजा फाइनली रियलिटी एक्सेप्ट करता है। और तब डोकजा फाइनली रियलिटी एक्सेप्ट करता है। 3 ways टू सर्वाइव इन अ ruined वर्ल्ड। अब ये सिर्फ नॉवल नहीं था, ये रियलिटी बन चुका था। ट्रेन में पड़ी लाशें, खून से भरा फ्लोर, लोगों के डरे हुए चेहरे, सब कुछ एग्जैक्टली वैसे ही था जैसे नॉवल में डिस्क्राइब किया गया था। और अब किम डोकजा को एक चीज़ सोचनी थी, मैं सर्वाइव करूँगा कैसे। तभी एक आदमी आगे बढ़ता है, लंबा, मजबूत बॉडी, मिलिट्री कट। उसकी आवाज़ पूरी ट्रेन में गूंजती है, सब लोग उसे, शांत हो जाओ, प्लीज़ मेरी बात सुनो। अचानक लोग चुप हो जाते हैं। वह आदमी अपना मिलिट्री आईडी कार्ड दिखाता है, मैं आर्मी लेफ्टिनेंट ली हुनसुक हूँ। ये नाम सुनते ही किम डोकजा का दिल एक सेकंड के लिए रुक जाता है। ली ह्यूंगसुंग, नॉवल का एक मेजर कैरेक्टर, फ्यूचर का एक लेजेंडरी सर्वाइवर, और किम डोकजा उसे पहली बार रियल लाइफ में देख रहा था। ह्यूनसुंग सबको बताता है कि उसकी यूनिट से इमरजेंसी मैसेज आया है। पूरी ट्रेन में सन्नाटा छा जाता है। नेशनल लेवल डिजास्टर सुन के लोग पैनिक करने लगते हैं। कोई प्रेसिडेंट की बात कर रहा था, कोई गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहा था, कोई मिलिट्री से आंसर मांग रहा था। लेकिन
ली सरप्राइजिंगली काम था, बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉवल में था। स्ट्रॉन्ग, रिलायबल और नेचुरली बॉर्न लीडर। तभी किसी के फ़ोन पर न्यूज़ नोटिफिकेशन आती है, प्राइम मिनिस्टर का इमरजेंसी स्पीच। सब लोग अपने फ़ोन्स निकाल कर देख रहे होते हैं। वो बोल रहा था कि सियोल और दूसरी जगहों पर टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं। गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल में कर लेगी। लोगों को पैनिक नहीं करना चाहिए, लेकिन किम डोकजा जानता था ये सब झूठ था। ये टेररिज्म नहीं था, ये सिनेरियोज थे, और दुनिया की पुरानी सिस्टम ऑलरेडी कोलैप्स हो चुकी थी। फिर अचानक स्क्रीन पर कुछ हॉरिफाइंग होता है। प्राइम मिनिस्टर बोलते बोलते रुक जाता है, एक लाउड साउंड, और उसका हेड एक्सप्लोड हो जाता है लाइव टीवी पर, सबके सामने। खून स्क्रीन पर फैल जाता है। ट्रेन में लोग चिल्लाने लगते हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। और तब स्क्रीन पर दोबारा वही फेमिलियर फेस दिखाई देता है, डोके भी। वो स्माइल कर रहा था, जैसे सब कुछ उसके लिए ही एंटरटेनमेंट हो। डोका भी बोलता है, मैंने पहले ही कहा था ये टेररिज्म नहीं है, तुम लोग अभी भी समझ नहीं रहे हो। फिर वो हंसते हुए कहता है, शायद डिफ़िकल्टी बनानी पड़ेगी। और उसी सेकंड एक जाइंट काउंटडाउन टाइमर हवा में अपीयर होता हो जाता है। 10 मिनट रिमेनिंग। पूरे ट्रेन का एटमॉस्फेयर बदल जाता है। सब लोग टाइमर को देखते रह जाते हैं। फिर एक और मैसेज आता है, ऐसा मैसेज जो सबको रूह हिला देता है। अगर अगले 5 मिनट में पहली किलिंग नहीं हुई, तो ट्रेन के अंदर मौजूद हर इंसान मर जाएगा। एक सेकंड के लिए सब लोग फ्रीज हो जाते हैं। किलिंग मतलब किसी को मारना पड़ेगा, किसी जानवर को या किसी इंसान को। पैनिक और बढ़ जाती है। लोग सोल्जर्स से आंसर मांगते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं, दरवाजे तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक और मैसेज आता है, सिनेरियो कंप्लीट होने तक कोई भी कैरेज के अंदर या बाहर नहीं जा सकता। इनविजिबल बैरियर एक्टिवेट हो चुका था, अब कोई स्केप नहीं कर सकता था। और फिर डोकेवी एक स्पेशल सर्विस देने का डिसाइड करता है। वो सबको दिखाना चाहता था कि टाइम ख़त्म होने पर क्या होगा। एक जाइंट स्क्रीन अपीयर होती है। स्क्रीन पर एक क्लासरूम नज़र आता है, डे पोंग गर्ल्स हाई स्कूल। एक नॉर्मल क्लासरूम, नॉर्मल स्टूडेंट्स, नॉर्मल स्कूल गर्ल्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ देर पहले सबवे के पैसेंजर नॉर्मल लोग थे। टाइम ज़ीरो पर पहुंचता है और फिर अनाउंसमेंट सुनाई देती है, टाइम लिमिट ख़त्म हो गई, पेड सेटलमेंट शुरू किया जा रहा है। अगले ही सेकंड फ्रंट रो में बैठी हुई स्कूल गर्ल्स के हेड एक्सप्लोड हो जाता है। फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। एक के बाद एक पूरा क्लासरूम मैसेकर में बदल जाता है। लड़कियां चिल्लाती है, दरवाजे तोड़ने की कोशिश करती है, खिड़कियां तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कोई बाहर नहीं जा सकता, बिल्कुल सबवे की तरह। और फिर एक स्कूल गर्ल सर्वाइवल के लिए अपनी फ्रेंड का गला दबा के उसको मार देती है। पूरा क्लासरूम साइलेंट हो जाता है और सिस्टम में अनाउंस करता है, डीपोंग गर्ल्स हाई स्कूल से सर्वाइवल ली जिन जी है। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, एक और फ्यूचर सर्वाइवर। किम डोकजा का दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। नोवेल के कैरेक्टर एक से एक रियलिटी में आ रहे होते हैं। स्क्रीन डिसअपियर हो जाती है। डोके भी फिर से स्माइल करता है और पूछता है, इंटरेस्टिंग था? अब कोई जवाब नहीं देता। सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे, डर के साथ, सस्पिशियन के साथ, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि सिनेरियो कंप्लीट करने के लिए किसी को मारना ही पड़ेगा, और शायद अगला टारगेट उनके सामने ही खड़ा हो। लेकिन किम डोकजा किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा था। उसे याद आता है कि ऑथर का ईमेल, वही मिस्टीरियस गिफ्ट, वही अटैचमेंट जो उसने अब तक ओपन नहीं की थी। उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन अब भी चमक रही थी। स्लोली वह अटैचमेंट ओपन करता है, और जो नाम उसके सामने आता है उसे देखकर उसकी सांसें रुक जाती है। 3 ways to survive in a ruined world .txt। हाँ, उसी नॉवल की TXT फाइल। ऑथर ने उसे पूरा नॉवल भेज दिया था, और शायद ये गिफ्ट ही उसकी ज़िंदगी बचाने वाला था। किम डोकजा ने ऑथर के ईमेल में भेजी हुई फाइल देखी, उसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। फाइल का नाम था 3 ways to survive in a ruined world .txt। एक सेकंड के लिए डोकजा को लगा कि शायद वो सपना देख रहा है। ऑथर ने उसे कोई गिफ्ट कार्ड नहीं भेजा था, कोई पैसे नहीं भेजे थे, उसने पूरा नॉवल भेज दिया था। वही नॉवल जो अभी रियलिटी बन चुकी थी। और उसी मोमेंट एक नया सिस्टम मैसेज उसके सामने अपीयर हुआ, यू हैव ऑब्टेन एन एक्सक्लूसिव एट्रीब्यूट, एक्सक्लूसिव स्किल स्लॉट एक्टिवेटेड। दुखजा तुरंत समझ जाता है, अब वो भी बाकी सर्वाइवर की तरह एक स्पेशल एट्रीब्यूट का ओनर बन चुका है। लेकिन जब उसने एट्रीब्यूट विंडो ओपन करने की कोशिश की, सिस्टम ने मना कर दिया, यू कैन नॉट एक्टिवेट द एट्रीब्यूट विंडो। डोकजा शॉक हो गया। अगर वो अपना एट्रीब्यूट विंडो ही नहीं देख सकता, तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसके पास कौन सी पावर्स है। लेकिन अब सब उसके पास टाइम नहीं था।
इसीलिए उसने सीधा नॉवल ओपन किया और फिर कुछ अनबिलीवेबल हुआ। उसकी रीडिंग स्पीड अचानक इंसेन लेवल तक बढ़ गई थी। पेजेस लिटरली उसकी आंखों के सामने फ्लाई करने लगे थे। जिस नॉवल को नॉर्मल इंसान को पढ़ने में घंटे लगते, डोगजा उसे मिनट्स में पढ़ लेता है। और फिर उसकी नज़र एक इम्पॉर्टेंट मैसेज पर रुक गई। नॉवल में लिखा था, ट्रेन के 3707 कैरेज में प्रोटैगनिस्ट कुछ करने वाला था और इसके बाद 3807 कैरेज में सिर्फ 2 लोग सरवाइव करेंगे। डोगजा का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। उसने तुरंत ट्रेन का नंबर चेक किया। 3807, वही कैरेज, वही ट्रेन, वही सिनेरियो। और नॉवल के अकॉर्डिंग इस कंपार्टमेंट में सिर्फ 2 लोग बचने वाले हैं, बस 2। डोगजा धीरे से सांगा की तरफ देखता है और उसके दिमाग में आता है, एक हॉरिफाइंग थॉट आता है, शायद सांगा मर जाएगी, शायद मैं भी। तभी ट्रेन के अंदर एक और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एक ओल्ड ग्रैंड मदर कॉर्नर में बैठी इंतज़ार कर रही थी और एक वाइट बियर्ड स्कूल बॉय इरिटेट हो चुका था। उसका नाम था किम नाउ मून। और भी फैंस जानते हैं, ये कोई नॉर्मल लड़का नहीं था। ये फ्यूचर का एक डेंजरस साइकोपैथ बनने वाला था और अभी से उसकी असली नेचर सामने आ गई थी। चुप हो जाओ, किम चिल्लाता है और बिना वार्निंग के ओल्ड वुमेन को थप्पड़ मार देता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर पंचेस, लगातार पंचेस। ओल्ड वुमेन रोती हुई हेल्प मांग रही थी, लेकिन मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ। लेकिन कोई मूव नहीं करता। सब लोग देखते रहते, जैसे उनकी ह्यूमैनिटी धीरे धीरे मर रही हो। तभी हान हिम्मत करता है। वो आगे बढ़कर नाम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नाम सिर्फ हंसता है और एक लाइन बोलता है जो पूरी सिचुएशन बदल देती है। हमें किसी को मारना ही पड़ेगा। ट्रेन में साइलेंस छा जाता है। सब लोग उसकी तरफ देखते हैं और नाम कंटिन्यू करता है, आर्मी हमें बचाने नहीं आ रही, गवर्नमेंट हमें बचाने नहीं आ रही। अगर किसी को नहीं मारा तो हम सब मर जाएंगे। और सबसे डेंजरस बात, वो गलत नहीं था। लोगों के चेहरों पर फियर क्लियरली दिखने लगा था। मोरालिटी और सर्वाइवल के बीच में लाइन टूटने लगी थी। और फिर नाम वो लाइन बोलता है जो फ्यूचर वर्ल्ड का रूल बनने वाली थी। नई दुनिया को नए कानून चाहिए। वो से उसके बाद वो दोबारा ओल्ड वुमेन को मारना शुरू कर देता है और इस बार कोई नहीं रोकता, ना हान, ना बाकी पैसेंजर्स, ना ही ली। और फिर सबसे बुरा मोमेंट आता है। एक आदमी आगे बढ़ता है, ओल्ड मैन को किक मार देता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अचानक पूरी क्राउड उस वुमेन पर लाट टूट पड़ती है, जैसे वो इंसान नहीं बल्कि सैक्रिफाइस हो। सब लोग चिल्लाने लगते हैं, मर जा, हम सबको बचाना है, जल्दी मर। और किम डोगजा वो बस देख रहा था, क्योंकि नॉवल के अकॉर्डिंग ये वुमेन वैसे भी मरने वाली थी, उसकी डेथ ऑलरेडी फिक्स थी। लेकिन तब सांगा खड़ी हो जाती है। वो ओल्ड वुमेन को बचाने चाहती थी, फियर के बावजूद, डेंजर के बावजूद। डोगजा तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है, तुम मर जाओगी। सांगा को पूरा शरीर काँप रहा था, लेकिन फिर भी वो रुकना नहीं चाहती थी। और उस मोमेंट डोगजा को समझ आता है, कुछ लोग अपोकलिप्स में भी अपनी ह्यूमैनिटी नहीं छोड़ते, लेकिन सांगा प्रोटैगनिस्ट नहीं थी। इस स्टोरी को बदलने वाला कोई और था, किम डोगजा। डोगजा धीरे से खड़ा होता है, अपनी सांसें कंट्रोल करता है और वेट करता है कि बस एक सिग्नल का, एक परफेक्ट मोमेंट का। और फिर बूम, ट्रेन ज़ोर से हिलती है, एक एक्सप्लोजन होता है, लोग पैनिक में चिल्लाने लगते हैं। और इसी केओस का फ़ायदा उठाकर किम डोगजा मूव करता है। वो भीड़ के बीच में से स्प्रिंट करता है, किम नाम को ज़ोर से धक्का दे देता है और सीधा उस जगह पहुंचता है जहां एक छोटा बच्चा गिरा हुआ था। उस बच्चे के हाथ में एक इंसेक्ट कलेक्शन नेट था। और इसी मोमेंट किम डोगजा को सॉल्यूशन मिल जाता है। उसे याद आता है कि सिनेरियो का क्या कहता था, किल वन और मोर लिविंग थिंग्स। कहीं भी नहीं लिखा था कि किसी इंसान को मारना है। लिविंग थिंग्स मतलब कोई भी जिंदा चीज़, इंसेक्ट भी। डोगजा नेट के एक ग्रास ऊपर निकालता है और सबके सामने चिल्लाता है, रुको। पूरी ट्रेन उसके तरफ देखने लगती है और डोगजा एक सिंपल सवाल पूछता है, मान लो तुम ओल्ड मैन को मार देते हो, उसके बाद? सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद किसको मारोगे? अपने दोस्त को? अपने पास बैठे इंसान को? अचानक सबकी आंखें खुल जाती है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ओल्ड वुमेन सिर्फ बिगिनिंग थी, उसके बाद उनकी बारी भी आ सकती थी। तभी डोगजा ग्रासों पर उठाता है और कहता है, इंसान को मारने की ज़रूरत नहीं थी। और एक सेकंड के लिए कंप्लीट साइलेंस। फिर सब लोग इंसेक्ट नेट की तरफ घूरने लगते हैं, जैसे वो कोई ट्रेजर हो। लेकिन किम डोगजा सिर्फ स्माइल करता है और अगले ही सेकंड ग्रास ओपर को अपनी मुट्ठी में क्रश कर देता है। फर्स्ट किल अचीवमेंट एक्वायर्ड, 100 कॉइन्स अर्न।
किम डोकजा ऑफिशियली सिनेरियो कंप्लीट करने वाला पहला इंसान बन चुका था और उसी सेकंड वो इंसेक्ट नेट पूरी क्राउड की तरफ फेंक देता है। पकड़ो अगर पकड़ सकते हो तो। नेट हवा में खुलता है और डजन्स ऑफ ग्रासहोपर्स और इंसेक्ट फ्रीडम के लिए हर डायरेक्शन में भागने लगते हैं। अगले ही सेकंड पूरी क्राउड इंसेक्ट के पीछे पागल होकर दौड़ पड़ती है और किम डोकजा पहली बार एपोक्लिप्स में स्माइल करता है क्योंकि उसने सबको एक इम्पॉर्टेंट लेसन सिखा दिया था। नॉलेज इज़ पावर और इस दुनिया में उससे ज़्यादा किसी के पास नहीं थी। ये ख़त्म होने के साथ ही चैप्टर 2 से लेके 5 तक ORV की नॉवल के कंप्लीट होते हैं। अगर आपको और भी चैप्टर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।